और साथ में दोस्तों सीधे देहरादून से हमारे वरिष्ठ साथी सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं, दिनेश जी हमारे साथ में, और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी भी जुड़े हुए हैं। और आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं, ये पहला ओपिनियन पोल है दोस्तों, और आज से लगभग 7 महीने बाद, 6-7 महीने बाद जब ये चुनाव होगा तो क्या कुछ होगा, और इसके बीच में बहुत कुछ होना बाकी है। जब 4 महीने में 2 मुख्यमंत्री देख ले उत्तराखंड, तो आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है आने वाले समय में। उत्तर प्रदेश में क्या अभी भी चांस है मुख्यमंत्री के बदलने का, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी क्या कुछ करेगी उत्तर प्रदेश में, ये भी एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस में प्रियंका गांधी कितना मजबूत कर पाई हैं अपनी पार्टी को, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुजन समाज पार्टी क्या अब बीजेपी की बी टीम हो गई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। उसके साथ साथ सवाल ये भी है कि जो छोटे दल हैं, जैसे राजभर की पार्टी जो है, वो राजभर कह रहे हैं कि जो सुहेलदेव समाज पार्टी, राजभर की जो पार्टी है, वो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी क्यों नहीं बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये भी एक तथ्य सामने है। तो बहुत सारी बातें उत्तर प्रदेश को लेकर के है, इस पर अब हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश इस पूरे देश का, और उसमें दोस्तों 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। इन 403 सीटों में किसको कितनी सीटें पिछली दफा यानी 2017 में थी, ये जरा आपको बता दूं। बीजेपी गठबंधन के खाते में 325 सीटें थीं, जिसमें से 312 सीटें बीजेपी को, और उसके अलावा अन्य जो थे वो, और टीवी स्क्रीन पे ऑलरेडी है, आप देख लीजिए कि 312 सीटें बीजेपी को, और उसके अलावा अपना दल को 9 सीटें, और सोहेलदेव बहुजन समाज, माफ करें, सोहेलदेव समाज पार्टी जो है उनको 4 सीटें। ये कुल मिला के 9, 4, 13 और 12, 325 सीटें जो हैं ये बीजेपी के खाते में आई थी, क्योंकि अपना दल और सोहेलदेव की पार्टी, ये दोनों, राजभर की पार्टी, ये दोनों जो हैं ये मिलकर के चुनाव लड़े थे। और इधर बीएसपी के खाते में बहुत ही बुरा हाल था बीएसपी का, 19 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में जो यूपी के लड़के दोनों मिलकर के चुनाव लड़े थे, उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बुरा हाल हो गया था। 7 सीटें कांग्रेस को और 47 सीटें समाजवादी पार्टी को। आदर्श के खाते में 16 सीटें। ये आप स्क्रीन पे दोस्तों देख रहे होंगे अभी, और ये 2017 की बात है, जब 325 सीटों के साथ बीजेपी आई थी, लेकिन सीएम का चेहरा कोई नहीं था, और यह माना जा रहा था कि उस समय सीएम हो सकते हैं कि कोई पिछड़ा वर्ग से आए। लेकिन आनन फानन में 7 दिन तक मंथन के बाद, और बहुत कुछ बातें आप लोग जानते हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी गहरी पकड़ रखते हैं, पैठ रखते हैं, वो समझ सकते हैं कि क्या कुछ हुआ था। बताने की जरूरत नहीं, हमारे साथी जो तीनों एक्सपर्ट ये बताएंगे। लेकिन आज की तारीख में जब वहाँ चुनाव करवाए जाएं तो क्या स्थिति बनने वाली है, ये हम दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले स्क्रीन पर लेकर के आइए कि आज की तारीख में ओपिनियन पोल हमारा क्या कहता है, क्या कुछ आंकड़े आकर के आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पूरा एक आंकड़ा दिखाइए कि कितनी सीटें आ रही हैं। सबसे पहले पूरे आंकड़े में, उसके बाद इसको अलग अलग भाग में लेकर के आएंगे कि चूंकि 5 पार्ट में उत्तर प्रदेश बटा हुआ है, वो भी बताएंगे हम। बीजेपी काफ़ी लूज करती हुई दिखाई दे रही है। 145 से 153 सीटें बीजेपी के खाते में, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 161 से 169 सीटें, बीएसपी के खाते में 60 से 68 सीटें। बीएसपी की सीटें बढ़ रही हैं, समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ रही हैं। कांग्रेस की सीटों में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हो रहा है, 7 से अब 11 से 19 सीटें यहां पर आम आदमी पार्टी काफी मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी 0 यहां पर आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नसीब होती हुई आज की तारीख में दिखाई नहीं दे रही है, जबकि अदर्स बाकी जो हैं उनके खाते में 7 से 13 सीटें दिखाई दे रही हैं। ये है उत्तर प्रदेश का पूरा जो आंकड़ा है वो। लेकिन मैं कहूंगा कि अलग अलग जो हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भाग जो है यानी अवध का भाग वो, और बुंदेलखंड, इनमें कहां क्या स्थिति रहने वाली है, ये भी जरा अगर दिखा पाए तो दिखाइए, और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये टोटल सीटें हैं, लेकिन
उसके साथ साथ कहां क्या सीटें आ सकती हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या सीट आ सकती है, पश्चिमी में क्या है, अवध प्रदेश जो है यानी कि मध्य भाग जो लखनऊ और आसपास का, वहां कितनी सीटें, और बुंदेलखंड में क्या सीटें आ सकती हैं, ये जरा बताइए कि 2022 में चुनाव अगर हम करवाते हैं, मतलब हम क्या चुनाव आयोग करवाता है तो कितनी सीटें आएंगी। ये देखिए आंकड़े बता रहे हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी और को 73 से 75 सीटें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 34 से 36 सीटें, मध्य उत्तर प्रदेश में 34 से 36 सीटें, जबकि बुंदेलखंड में 4 से 9 सीटें। और उसके बाद समाजवादी पार्टी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में 64 से 66 सीटें, काफ़ी टक्कर देती हुई समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है पूर्वी यूपी में। और पश्चिमी यूपी में यानी कि जो किसानों का क्षेत्र है, इधर जहां पर किसान आंदोलन काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रख रहा है, जहां आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, वहां 62 से 64 सीटें समाजवादी पार्टी को आती हुई दिखाई दे रही हैं। मध्य यूपी में यानी कि अवध प्रदेश में 28 से 30 सीटें समाजवादी पार्टी को, और बुंदेलखंड में 7 से 9 सीटें समाजवादी पार्टी को दिखाई दे रही हैं, मतलब पूरे उनके गठबंधन को। बीएसपी पूर्वी यूपी में 18 से 20 सीटें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 से 33 सीटें, मध्य यूपी में 7 से 9 सीटें और बुंदेलखंड में 4 से 6 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी पूर्वी यूपी में 3 से 5, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 से 4 सीटें, मध्य यूपी में 6 से 8 और बुंदेलखंड में 0 से 2 सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी को कोई सीट नहीं। अदर्स के खाते में आप देखिए 4 से 6 सीटें ईस्टर्न पार्ट में यानी पूर्वी यूपी में, पश्चिमी यूपी में 2 से 4 और मध्य यूपी में 1 से 3। इन तमाम सीटों को अगर जोड़ें तो ये बीजेपी के खाते में 145 से 153 सीटें, समाजवादी पार्टी के खाते में 161 से 169 सीटें, बीएसपी के खाते में 60 से 68 सीटें और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 से 19, जबकि अदर्स के खाते में 7 से 13 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये आंकड़े हो सकते हैं जो 2022 के इलेक्शन में हम अगर देखें तो ये यहाँ सवाल उठता है कि आखिर सरकार किसकी बन रही है। स्क्रीन से अब बीच वाले पार्ट को हटाइए। हाँ, सरकार किसकी बन रही है तो यहाँ पर हंग असेंबली दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में हंग असेंबली, सबसे पहले आना चाहूँगा जयशंकर जी आपके पास, क्या कहेंगे हंग असेंबली। लेकिन बीजेपी कमजोर जो कि 312 सीटें लेकर आई थी, 50% लॉस यहां पर सीधा, और समाजवादी पार्टी 47 सीटों से सीधे बढ़ करके 161 से 169 सीटें। और ऐसी एक जहां भी बात कीजिए तो एक ये बातें तो आ रही हैं कि विकल्प क्या है, और विकल्प के रूप में लोगों के सामने समाजवादी पार्टी पहली पार्टी बन करके उभर करके वहां दिखाई दे रही है। अगर विकल्प की बात करें तो जैसे देश में पूछा जाता है कि मोदी जी का विकल्प कौन है तो वहां लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी का विकल्प या बीजेपी का विकल्प कौन, तो एक ये पार्टी के रूप में, समाजवादी पार्टी के रूप में लोग नाम लेने लगे हैं। क्या कहेंगे ओवरऑल? नहीं, देखिए जो हमारा ये ओपिनियन पोल है, अगर नतीजे इसी के अनुरूप होते हैं तब तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि ये वो भाजपा के पास केंद्र सरकार है, पैसा है, सब कुछ है, उनको मैनेज करने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। और कुछ इधर से कुछ उधर, कांग्रेस के भी अगर 10-11 लोग जीत के आते हैं, 15 लोग जीत के आते हैं तो उसमें तोड़फोड़ करने में भी इनको बहुत परेशानी नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा अभी है नहीं, मतलब इतना भी हो पाना मुश्किल है, क्योंकि अगर हम बाकी लोगों को खारिज करते हैं कि ओवैसी फैक्टर नहीं रहेगा और राजभर की पार्टी जो है, वो पार्टी जो है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है वो, तो उस पार्टी को, इस गठबंधन को अगर सीटें नहीं मिलती हैं या और बाकी जो छोटे मोटे दल हैं वो लोग, उन लोगों का क्या रोल होता है, तो अगर ये नहीं होता है इसका मतलब कि मुस्लिम वोट या अल्पसंख्यक वोट जो है वो बिखरने वाला नहीं है। और कांग्रेस को भी जरा सीटें नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब साफ साफ यही है कि बिखर नहीं रहा है वो। अगर अकलियत का वोट, अल्पसंख्यकों का वोट भाजपा के खिलाफ एकजुट रहता है तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा जो है वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल को ही मिलने वाला है। जिस पश्चिम उत्तर प्रदेश में खास तौर से जहां किसान आंदोलन है
तो किसान आंदोलन में भी जिस तरह से वहां के किसान और अल्पसंख्यक लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं, तो वो हमको लगता है कि कहीं के न कहीं वो फैक्टर जो है अखिलेश यादव के पक्ष में जा सकता है। लेकिन चिंता वाली बात दूसरी है, जैसा मैंने पिछली चर्चाओं में भी कहा था और आज खास तौर से और मैं कह रहा हूं इसको, कि जिस तरह से जिला परिषद के अध्यक्षों के चुनाव हुए हैं, जिस तरह से तमाम जिले निर्विरोध अध्यक्ष चुन करके लाए हैं, एन केन प्रकारेण मुकदमे के डर से, अपहरण करके, खरीद करके, जो कुछ भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, और आज भी मतदान के दौरान जिस तरह से पुलिस के लोग दिखाई दे रहे थे या उनके गुंडे दिखाई दे रहे थे, अपराधी असामाजिक तत्व या बाहुबली सक्रिय दिखाई दे रहे थे कि जो विपक्ष के मतदाता हैं उनको वहां मतदान केंद्र तक पहुंचने ही नहीं दिया जाए। और इसको देखते हुए हमको लगता है कि शायद 55-57 जिलों में इनके अध्यक्ष चुन लिए गए होंगे भारतीय जनता पार्टी के। तो अखिलेश यादव या दूसरे दलों के लिए सबसे बड़ी कसौटी तो ये होगी कि ऐसे उम्मीदवार वो चुन करके लाएं जो मतगणना तक कायम रहे, टिके रहें, उसके बाद भी आपके साथ बने रहें। क्योंकि ये तो अब तो यहाँ खेल हो गया शुरू ना कि उम्मीदवार को ही खरीद लीजिए या उम्मीदवार को ही धौंस पट्टी में लेकर के उसको ऐसा कर दीजिए कि वो नॉमिनेशन ही नहीं करने पाए। हालांकि वो चुनाव चूंकि आम जनता का वोट होगा, आम जनता उसमें वोट करेगी, इसलिए उतना आसान नहीं होगा जितना आसानी से इसको मैनेज कर लिया गया होगा। पूरी दुनिया की निगाहें भी रहेगी। तो हमको अभी भी यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ, अब देखिए अभी क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरह की बातें बहुत बढ़ चढ़ करके हुई, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो कवायद चली उसमें कि साहब वो मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, पुनर्गठन होगा और कार्यशैली में थोड़ा सा कुछ बदलाव होगा। अभी हमको लग रहा है कि शायद ये इसी महीने की, मतलब मेरे ख्याल से अगले हफ्ते ही चित्रकूट में आरएसएस की एक और चिंतन बैठक होने वाली है, जिसमें उनके नीचे बड़े से बड़े जितने नेता हैं, प्रचारक हैं, सारे जुट करके तय करेंगे कि क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या नहीं रणनीति होनी चाहिए। तो अभी मैं गंगा जमुना में पानी गोमती में बहुत बहेगा, जैसा मैंने पंजाब के बारे में कहा था। तो अभी परिस्थितियों में काफी परिवर्तन भी होने की संभावनाएं हैं, वो होगा। अब किस करवट जाता है ये देखने वाली बात है। लेकिन आज की तारीख में जो मैं बता रहा हूँ, ये हमारे आंकड़े थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं, ये और भाजपा के लिए भारी पड़ने वाले हैं। क्योंकि कोरोना का जो कहर रहा है, महंगाई की जो मांग रही है, किसानों पे अत्याचार रहा है, किसानों का जो पीड़न रहा है और बेरोजगारों की जो भरमार बेरोजगारी बढ़ी है, ये सारे जो मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर के जनमानस में बड़ी बौखलाहट है। ठीक है, उनका एक भक्त संप्रदाय है, उनके पास एक आरएसएस की पूरी ताकत है, संगठन क्षमता है, पैसा है, मीडिया है, ये सब कुछ है। और बीच की बातचीत में जैसा वो हमारे मित्र दिनेश जी बता भी रहे थे ना कि वो उत्तराखंड में अभी से उन्होंने पन्ना प्रमुख और ये प्रमुख, तो देखिए ये पन्ना प्रमुख और ये सब प्रमुख तो ये हर चुनाव में बनाते हैं, और जहां अगर जीत जाते हैं तो कहते हैं कि देखो हमारी चाणक्य नीति काम कर गई, हमने पन्ना प्रमुख बनाया, हमने ये बनाया, वो हो गया। लेकिन दिल्ली में साफ हो गए तो एक बार भी नहीं कहते कि हमारे पन्ना प्रमुख कहाँ सो गए थे, या पश्चिम बंगाल में जब हार गए बुरी तरह से तो उसके बारे में चर्चा भी नहीं करते हैं कि पन्ना प्रमुख और जितने प्रभारी बनाए थे उनका क्या हुआ। तो इस तरह की तैयारियां तो ठीक है, लेकिन देखने में जो दिखाई देता है इनका संगठन मजबूत है। अपोजिशन अभी भी अखिलेश यादव के प्रति एक आकर्षण है, ठीक है, उनके ऊपर उस ढंग से नहीं था और जो सामाजिक समीकरण का ताना बाना उनके पक्ष में दिखाई देता है, लेकिन अभी भी उनकी राजनीति सड़क पर उतर करके लड़ने की नहीं दिखाई दे रही है। कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से मिलने जुलने और उनका एक बना करके रखने में, जैसा मुलायम सिंह कभी करते थे या मायावती भी करती रही है या कांसीराम ज्यादा करते थे, बल्कि वैसा कुछ नहीं दिखा। अभी भी वो राजनीति इनकी जो है वो ट्विटर पे ही ज्यादा सक्रिय रहती है। तो उससे थोड़ा सा अलग हट करके अगर कुछ करेंगे, लोगों से मिलजुल करके बात करेंगे, अगर कोई कॉम्बिनेशन बन पाता है, पता नहीं, क्योंकि अनुभव बहुत खराब रहे हैं। कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था पिछले चुनाव में, 2017 के चुनाव में, तो वो बहुत फ्रूटफुल नहीं साबित हुआ था। उस समय जो वो खाट पे चर्चा और क्या चर्चा जो शुरू किया था प्रशांत किशोर जी ने कांग्रेस के लिए, वो बात बनी नहीं थी और कांग्रेस बहुत ही कम सीटें जीत करके आई थी और उसका खामियाजा कुछ तो समाजवादी पार्टी को भी भुगतना पड़ा था, क्योंकि कांग्रेस अपनी हैसियत के मुकाबले ज्यादा सीटें चाहती है, ज्यादा सीटों पर रहती है। बिहार में भी उसने किया था। तो इस तरह का जब तक आपको अपना हैसियत का अंदाजा न हो, तो
असलियत का आकलन ना हो, और अगर आकलन के बाद कोई गठबंधन बनता है तब तो थोड़ा ज्यादा मजबूती दिखाई देगी। अब लेकिन अब चूंकि मैं कैसे कहूं, क्योंकि 17 में हार गए और 19 में जो है सपा और बसपा ने गठबंधन किया, उसमें भी हार मिल गई इनको। बसपा को सीटें ज्यादा हुए, समाजवादी पार्टी में कम हो गई, तो बसपा का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया, समाजवादी का ट्रांसफर हुआ। ऐसा इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग, तो एक विश्वासघात जैसी स्थिति बन गई है। लेकिन सपा के नेतृत्व में एक थोड़ी सी जरूर चालाकी की है, जो बसपा का जो आधार रहा है अन्य पिछड़ी जातियों में, खासतौर से जैसे अभी राजजी वर्मा है, राम अचल राजभर है, या और उनके पार्टी में जितने विधायक रहे हैं जो जिससे से आए थे, उन लोगों को एक साथ जोड़ने की जो कवायद शुरू की है, और दलितों के बीच में जो भीमराव अम्बेडकर की विरासत को अपने पास भी लोहिया और अम्बेडकर को जोड़ने की जो कोशिश की है, हो सकता है इसका कुछ प्रूफ दिखाई दे। कांग्रेस क्या करेगी इस पर भी बड़ा भारी मुनसर करेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी का एक आकर्षण तो जरूर है। प्रियंका गांधी अजय कुमार लल्लू को बनाया उन्होंने काफी संघर्ष और किया है, लेकिन अभी भी फोर फ्रंट में, जैसे वो मुख्य धारा की लड़ाई में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे पा रही, तो उसको अपनी स्थापना बनानी होगी। अपना दल वाले क्या करेंगे, समान दल है वो क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक जिला परिषद के चुनाव में तो एक जिला उनको अपना दल को दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अगर केंद्र में भी अनुप्रिया पटेल को एक मंत्री पद मिल जाता है, राज्य में भी कुछ मिल जाता है। अब एक संजय चौहान की पार्टी है, जनवादी पार्टी नाम की कोई है, तो वो उन्होंने कह दिया कि हमको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाइए तो हम आपके साथ आ जाएंगे। तो तरह की चीजें बार्गेनिंग होगी, उसमें किसका क्या होगा, भाजपा उसको कैसे कर पाएगी, और समाजवादी पार्टी अपने कुनबे को कैसे बना के रख पाती है, किसान आंदोलन के साथ कैसा रिश्ता जयंत चौधरी और अखिलेश यादव बना पाते हैं, ये सारी चीजें मिलकर के तय करेंगी। जी बिल्कुल। आपको बता दूं कि बीजेपी प्लस मतलब बीजेपी गठबंधन में अपना दल जुड़ा हुआ है, तो अपना दल को गठबंधन के साथ हमने रखा है, और उसके साथ साथ बीजेपी को 145 से 153 सीटें दिखाई दे रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई तो दे रही है। लेकिन जयशंकर जी जैसा कह रहे हैं कि अगर इन आंकड़ों को देखें तो क्या बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी या बीएसपी यानी मायावती जी बीजेपी के साथ जाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर देखें, समझें और मानें तो बीएसपी आज की तारीख में बीजेपी की तरफ झुकाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है बीएसपी का, और ऐसे में बीजेपी और बीएसपी गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या ये संभव है, क्या ऐसा होगा, या समाजवादी पार्टी और आगे बढ़ेगी? क्या उत्तर प्रदेश में भी पश्चिम बंगाल की तरह वोटर्स जो हैं, खासकर अल्पसंख्यक, वो निकल करके एक ही दल को वोट देंगे ताकि सरकार में कोई एक पार्टी आ जाए और बीजेपी को हराया जाए? तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो आने वाले समय में जिस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे दो साथी और जिनसे कमेंट लेना है, अमलेंदु उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिनेश जी भी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी उत्तराखंड में रह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी उतनी ही बारीकी से जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। दिनेश जी, आपको ओवरऑल क्या लगता है? और जिस प्रकार समाजवादी पार्टी अभी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और बुंदेलखंड में बीजेपी का सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। जो भी बढ़त है वो मध्य में है और पूर्वी भाग में है, जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं। आज की तारीख में सब कुछ ठीक अगर मान लें, योगी आदित्यनाथ के उसमें ही लीडरशिप में ही चुनाव लड़ा जाएगा, अपना दल इनके साथ रहेगा। उन सब स्थितियों को, परिस्थितियों को देखते हुए भी बीजेपी को 50% सीट्स का लॉस दिखाई दे रहा है। ये सीटें और लूज करेगी बीजेपी या और बढ़ेगी? बीजेपी के प्रति लोगों का विश्वास जिस प्रकार कम हुआ है, गिरा है, वो क्या बीजेपी गेन करने में संभव हो पाएगी, सफल हो पाएगी? ये सारे सवालों के साथ आपके पास आना चाहता हूं कि आप इन आंकड़ों के आधार पर क्या कहेंगे, क्या कुछ समझते हैं, सोचते हैं, देखते हैं? राजीव जी, उत्तर प्रदेश में इस समय भाजपा दो लड़ाई लड़ रही है। एक तो अपोजिशन के साथ में लड़ रही है और दूसरी अपने आप से लड़ रही है। एक तरफ मोदी जी की भाजपा, एक तरफ योगी जी की भाजपा है। मध्यस्थ के रूप में हौसपहले साहब लखनऊ विराज चुके हैं। आरएसएस का एक नागपुर के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद लखनऊ में एक मुख्यालय एक तरह से खुल गया है इस पैचअप के लिए। और इसकी वजह यह है कि जो मोदी जी का अपना असेसमेंट है, मैंने टीम मोदी का जो दिल्ली का जो असेसमेंट है वो ये है कि योगी जी नहीं जिता पाएंगे। साफ सी बात है। पहले एक आईएएस अफसर को भेज करके उन्होंने वहां एक
कुछ छेड़छाड़ करने की सोची, अब हाउसफुल साहब को भेजा है। तो बीजेपी भी इस बात को मान रही है कि बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से योगी जो है वो कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह है, देखिए जिस तरह मुस्लिम वोट की अगर हम बात करें तो मुस्लिम वोट इस बार मुझे लगता है कि बिल्कुल एक तरफा जाएगा समाजवादी पार्टी को। उसकी वजह है कि शाहीन बाग प्रकरण के बाद सीआईए एनआरसी के खिलाफ जो प्रदर्शन है, उस पर उस तरह जिस तरह उत्तर प्रदेश में सीने में और माथे पे गोलियां लगी है, मुजफ्फरनगर कांड का जो नतीजा आया है, उस पर जो सरकार का एटीट्यूड रहा है कि जो 40 मरे ही नहीं, बलात्कार हुए ही नहीं, सबके सब बरी हो गए, और एक दो नहीं कई सारे केसेस रोज हो रहे हैं, छोटे छोटे मुद्दों को लव जिहाद और ये मुद्दा बना देना, तो मुस्लिम समाज बिल्कुल ही गुस्से में है और वो एकजुट होगा। इस बार ओबीसी का नहीं चल, ओबीसी किस लिए है ये बिहार में देख लिया, ओबीसी किस लिए है ये बंगाल में देख लिया, बंगाल में उनको सबक सिखा भी दिया गया है, तो वो उधर जाएगा। बसपा इस बात को जानती है, मायावती जी बहुत चतुर राजनीतिज्ञ हैं, तो उन्होंने भीम और मीम वाले फॉर्मूले को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उनसे यहां समझौता नहीं किया। इस चीज को समझ रही है कि नहीं, इसमें दाल नहीं गलने वाली, ओबीसी फैक्टर कोई काम नहीं करने वाला उत्तर प्रदेश का। अब दूसरी जो अभी ताजा घटनाक्रम देखें, अभी पंचायत चुनाव हुए हैं, उनमें जनता ने जो फैसला किया है उसको देखिए। कितने बीडीसी मेंबर, जिला परिषद सदस्य, प्रधान भाजपा को दिए। अब जिला पंचायतों में आपने प्रत्याशियों का अपहरण कर लिया, खरीद लिया, जो भी है आपने बना लिए हैं अपने, वो क्यों अलग बात है, लेकिन उन पर जो वोटर है जिसको विधानसभा में वोट देना, उसने बता दिया कि नहीं भाई, हम भारतीय जनता पार्टी से, योगी जी से खुश नहीं। योगी जी का जो शासन का तरीका रहा है, उसमें एक खास बात रही है कि डंडा से सब काम हो जाता है ना। तो वो जिस तरह उनका हड़काऊ अंदाज रहा है योगी जी का, उसका भी इम्पैक्ट है। कोरोना काल में जो सरकार की मिस हैंडलिंग रही है, दिल्ली में भी, यहां भी, गंगा किनारे की लाशों से लेकर के ऑक्सीजन सिलेंडर का देश पर अकाल से लेकर, उसका इम्पैक्ट है। महंगाई का इम्पैक्ट है। सबसे बड़ा आप ये जो दिल्ली के बॉर्डर्स पे हो रहा है, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में भी, पंजाब की तरह। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा प्रदेश है, और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासकर है, और वो वहां से और आगे का खीरी तक समझ लीजिए आप, उसका एक इम्पैक्ट दिखाई देगा। अजीत सिंह जी तो चले गए, लेकिन जयंत के लिए माहौल है, टिकैत उनके साथ खड़े हैं, और आरएलडी का जो इस समय समाजवादी पार्टी के साथ में होने का मतलब है, ये कैराना का चुनाव नहीं है, ये इस बार जो है पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और इस माहौल में चुनाव है जहां योगी जैसे राजा हैं, तो उसमें ये वोट जो पिछले 19 के चुनाव में मैंने लगभग पूरा उत्तर प्रदेश घूमा, और पश्चिम उत्तर में मुझे 2 वर्ग दिखाई दिए। एक 50 के ऊपर का वर्ग जो चौधरी साहब के साथ था, और एक नया वर्ग जो हिंदू हो गया था, वो चाहे गुज्जर हो चाहे वो जाट हो, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो चुकी थी। लेकिन इस किसान आंदोलन के बाद मैं उस आइडेंटिटी को फिर बदलता हुआ देख रहा हूं। मैंने मेरठ वगैरह क्षेत्र में भी काम किया है, तो जो अजगर मजगर का फॉर्मूला है वो उसको रिडिफाइंड हुआ, उसने अपने आप को रिडिफाइन किया। तो ये समीकरण जो है वो बता रहे हैं कि बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा है। जो इस असेसमेंट में बीजेपी का पोल जो सीट है, उसमें ये पंचायत चुनाव का इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। और छोटे छोटे जो है, अब जैसे अब चंद्रशेखर रावण भी साहब एक फैक्टर है, मायावती है तो चंद्रशेखर रावण भी एक फैक्टर है, और चंद्रशेखर रावण इधर को झुके हुए हैं। ठीक है, पिछली बार जो है सपा और कांग्रेस का गठबंधन पूरी तरह फेल रहा, लेकिन अभी अगर इनको लड़ाई लड़नी है, जो समीकरण भाजपा बना रही है, क्योंकि मोदी जी चुनाव रणनीति के बहुत कुशल कारीगर हैं, अमित शाह हैं, नड्डा साहब हैं, और संघ है, तो ये बहुत अच्छी बिसात बिछाते हैं। तो ऐसे में ये जो सेकुलर दल हैं, ठीक से रणनीति बना पाते हैं, तो जैसे जयशंकर जी ने कहा कि तो फिर स्थितियां बहुत डिफरेंट हो जाएंगी। बिल्कुल आज ये टैली जो है, हमको ये टैली हमें भाजपा और बसपा की सरकार बनाते हुए दिख रही है।
और लेकिन एक बात है कि बसपा को जो अभी हम सीट देख रहे हैं, सीटों में अंतर आ सकता है, क्योंकि मायावती जी काफी हद तक एक्सपोज हो चुकी हैं। जिस तरह पिछले चुनाव में, बिहार के चुनाव में उनकी भूमिका रही, जैसा वो पंजाब में जो वो इनडायरेक्ट खेल खेल रही है, अगर वोटर समझदार होता है तो उसको उस चीज को यहाँ भी उत्तर प्रदेश में महसूस करेगा। और मायावती जी का हो सकता है कि जो उनका कुछ खिसकेगा, मामला हल्का सा खिसकेगा। चंद्रशेखर रावण भी तो कुछ गेन करेंगे, वो कहां से गेन कर रहे हैं? वो उसमें वोट बैंक में से काफी कुछ लेके जाएंगे। और ये छोटे चुनाव में उन्होंने बताया भी कि नहीं भाई मैं भी एक खिलाड़ी हूं मैदान में। अब भारतीय जनता पार्टी में एक अभी और संकट है। मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भाषा बोल रहे हैं वो कुछ और ही बोल रहे हैं। अब वहां पर एक वो कह रहे हैं कि साहब बिना चेहरे के हम चुनाव में उतरेंगे। यार योगी जैसा महापुरुष आपके पास है, धार्मिक चेहरा है, और जो सारे हिंदुस्तान को हिंदुता चिता सकता है, पश्चिम बंगाल में भी जो आग उगलने वाली जो भाषा में जो वोटरों को एकत्रित कर सकता है, आज आपको लग रहा है कि वो किनारे करना चाहिए और बिना चेहरे के मैदान में जाना चाहिए? तो जाहिर सी बात है भाई संकट में है। आज पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आगे लाने वाली बात होने लगी तो जाहिर सी बात संकट है। इस संकट का इम्पैक्ट भी भाजपा की चुनाव रणनीति पर कुछ तो पड़ेगा। अभी जब सत्ता विरोधी रुझान प्रखर होकर के जनता के सामने आएगा तो इन राज्यों के सामने भी आएगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ में भी आएगा। अब इस सत्र में पाला बदल की चर्चाएं हो रही हैं कि सब कुछ लोग कमर का बांधे बैठे हैं, वो समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे, कुछ पश्चिम बंगाल जैसा सीन हो जाएगा। तो अगर यहाँ भाजपा की यहाँ टूट फूट हो जाती है तो ये भाजपा के लिए और बड़ा जख्म हो जाएगा। अब मोदी जी और संघ, टीम मोदी कहेंगे हम, और संघ जो है वो जिस तरह उत्तर प्रदेश को संभालने में जुटा हुआ है इस समय लखनऊ में, तो उससे जाहिर है कि भाजपा भी संकट अपने लिए देख, और वो कितना कामयाब होती है ये अभी समय बताएगा। अभी 2-3 महीने में कुछ तस्वीरें हमें और हमारे सामने और आएंगी। और जैसे जयशंकर गुप्ता जी ने कहा कि ये सीन थोड़ा पलटेगा, ऐसा लगता है थोड़ा बदलेगा। बाकी अमरिंदर जी अभी अपनी राय देंगे, उनका क्या ऑब्जर्वेशन है, मुझे मोटा मोटा मुझे ऐसा लगता है। बहुत ही विस्तार से और अलग अलग पिक्चर को आपने सामने रखा। एक तरफ जयशंकर जी, दूसरी तरफ आप लोगों के विचार और उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत ही अहम है। और हमारे साथी जो लगातार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपने अपने विचारों को भी रख रहे हैं। कई लिख रहे हैं कि जैसे ध्रुव नायक लिख रहे हैं कि बीजेपी को और भी कम सीटें आ सकती हैं, और भी दूसरे साथी हैं जो इन आंकड़ों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लेकिन दोस्तों ये आंकड़े हैं और अनुमानों के आधार पर, लोगों से बातचीत के आधार पर, ओपिनियंस के आधार पर ये आंकड़े तैयार होते हैं। और आज की तारीख में अगर आज से आप 6 महीना पहले देखिए, किसान आंदोलन से पहले के दौर को देखिए, तो एक तरफा बीजेपी हावी दिखाई देती थी और लोग कहते थे कि रिपीट हो जाएगी बीजेपी उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब 50% अगर डाउन हो गई है बीजेपी, तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में और भी डाउन होगी। आने वाले समय में हो सकता है कि कांग्रेस भी और ऊपर हो सकता है बसपा और नीचे जाए। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, संभावनाओं का जो हम जब ओपिनियन पोल लेके आते हैं तो वहां बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, इफ और बट होती हैं। उसके साथ साथ ओपिनियन पोल लेकर के आते हैं, बहुत सारे लोगों की बातें होती हैं, उनके विचार होते हैं। आज मैं अगर सोचूं कि मैं किसको वोट दूंगा, कल जाकर के किसी और को वोट दे आया, तो ये भी बहुत सारे मायने होते हैं इसके ओपिनियन पोल के। लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। मैक्सिमम लोगों के पास ये कहने के लिए था कि हाँ, हमारे पास एक विकल्प है, समाजवादी पार्टी को दोबारा मौका मिलना चाहिए। ये बात वहां दबी जुबान से लोग कहने लगे हैं। और बहुत सारे जो फैक्टर हैं, जिसमें किसान आंदोलन की बात हो रही है, जिसमें आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात भी है, क्योंकि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वहां कहीं ना कहीं जबरदस्त गेन करता हुआ आरएलडी दिखाई दे रहा है। तो बहुत कुछ है यहां कहने के लिए। लेकिन अमलेंदु जी, आपको बहुत देर से आप बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं हमारे दोनों
वरिष्ठ जनों के विचार सुन रहे हैं। आप ओवरऑल इन आंकड़ों को देख करके क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज की तारीख में जो कुछ हो रहा है, जरा, क्योंकि अब समय भी खत्म हो रहा है, लेकिन माफ़ी चाहूँगा आपसे कि बहुत लेट आपको जोड़ा और लेट आपके विचारों को रखने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अपने विचार थोड़ा सा जल्दी दीजिए ताकि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी अपने अपने घर जाएं और खाना पीना डिनर में लगें। देखिए, अगर जो हमारा ओपिनियन पोल है, अगर ये परिणामों में बदलता है और आज की स्थिति में मुझे लगता है कि शायद बदल भी सकता है, जो आज की स्थिति है उसमें, तो मैं जयशंकर जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हुए बधाई दिए देता हूँ 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनने की। 6 महीने जुड़ रहा हूँ मैं, 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनने की, और उसके बाद फिर भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बनेगा, ये ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन मुझको लगता है कि जो ये समीकरण भी, अगर इसको भारतीय जनता पार्टी जो है, अगर उसके चतुर सुजान लोग हमारे इस ओपिनियन पोल को लेकर अगर गाँव में घूम गए और शहरों में घूम गए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी भी 300 सीटें ले जाएगी। अब वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि हमारा ओपिनियन पोल समाजवादी पार्टी को भाजपा से बढ़त दिखा रहा है, और जो आज की स्थिति में हो भी सकता है, सही भी हो सकता है, मुझे लगता है कि सही है। तो ये अगर भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने लगी है कि सपा की सरकार बनने जा रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो मुझे लगता है कि एक कैटलिस्ट का काम करेगा, और भारतीय जनता पार्टी सारी रणनीति जो इसी के इर्द गिर्द बनाएगी, और उसने बनाना शुरू कर दी, पहले से शुरू कर दी, आज से शुरू नहीं कर दी है। जिस तरह के धर्मांतरण के मुद्दे और CNRC वालों को नोटिस, ये सब चीज़ें सब चल रही हैं, जो भी कुछ चल रहा है वो सब कुल मिला करके यही है कि किस तरीके से आना है। मतलब वो अपनी पिच पे लाने के लिए मजबूर कर रही है, और जब उसकी पिच पे लोग आ जाएंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी को आने से कोई नहीं रोक पाएगा। पहली बात तो मुझको जो लगता है वो ये है। दूसरा बात ये है कि जो ओम प्रकाश राजभर का जो आज का वक्तव्य है, आपने भी बताया, वो जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बात जो है वो समाजवादी पार्टी को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाएगी अगर वो इस बात पे कायम रहते हैं, उसको बार बार कहते हैं अगर। तो देखिए, राजभर वोट भी जो है वो कम नहीं है, मतलब ठीक है, OBC में यादव सबसे बड़ा वोट बैंक है, लेकिन राजभर भी जो है खास पट्टी में तो वोट बैंक है ही, और मुस्लिम वोटों के साथ मिलकर उसका भी एक गणित बन जाता है, और छोटी छोटी और जो OBC जाती हैं अगर वो भी उनके साथ मिल जाती हैं कुल मिलाकर, तो वो एक समीकरण एक बनता है। और ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी दोनों को लेकर के मुसलमानों में एक नाराजगी जो है ये पिछले समय से पनप रही है कि ये 4% वोट के मालिक जो है 30 साल से हम पे राज कर रहे हैं और आजम खां के लिए बोलते हैं, ये एक गुस्सा है। लेकिन जो अभी की स्थिति है उसमें योगी जी को हटाना है, भाजपा को हटाना है, ये भी एक मुद्दा है। तो इसलिए कि चलो आंख बंद करके भाई इनको ही बर्दाश्त कर लो, ये भी किया जा सकता है, लेकिन ये कितना कामयाब होगा ये मुझको लगता है कि ये देखने वाली स्थिति होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में RLD का गठबंधन सपा के साथ हो या ना हो, तब भी RLD को फायदा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है सपा यहाँ जो है वो कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि वो RLD को कोई बहुत बूस्टअप कर रहेगी, और ये सपा के खुद बड़े नेता खुद मानते हैं। मुझसे 2013 में सपा के एक नेता ने कहा था, उन्होंने मुझसे पूछा कि हमारी कितनी सीटें आ रही हैं, मुजफ्फरनगर कांड हो ही चुका था, तो मैंने उनसे कहा 5 सीटें आ रही हैं लोकसभा में। तो थोड़ा नाराजगी का उन्होंने मुंह बनाया और खामोश हो गए। अभी 2 मिनट बाद बोले कि अमलेंदु जी, असल में आप लोग जो पत्रकार लोग हैं वो सब वो असेसमेंट करने में बड़ी गलती कर देते हैं। मैंने कहा क्या गलती होगी भाई, हमको भी समझाइए। बोले पश्चिम में तो हमारी पहले भी 2 ही सीटें थी, तो क्या असर होगा। मैंने कहा ठीक है, चुनाव के बाद बात करेंगे, नतीजे सामने आ गए हैं। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो खुद का कोर वोट बैंक है, जिसको कहा जाता है कि उनका जातीय आधार है, मुझे लगता है वो काफी दर का है। अब वो इधर लौट आया हो तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दबंगई और जो भी कहा जाए जो भी कुछ किया है, उससे वो नाराज होकर फिर अखिलेश यादव की तरफ लौटा हो, तो एक चीज हो सकती है कि हाँ वो लौटा है। लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी में उनका ट्रांसफर हो चुका है, वरना कन्नौज नहीं हारते, फिरोजाबाद नहीं हारते और बदायूं भी नहीं हारते, और तीनों सीटें जो है वो अखिलेश यादव के घर की सीटें थी। तो ये कितना वो अपने पास रख पाती है वो देखने की चीज होगी। तीसरी बात यह है कि आप संजय सिंह के साथ तो जो फोटो खिंचा रहे हैं, संजय सिंह का उत्तर प्रदेश में अभी क्या है, मतलब आप जो है जो अपनी बढ़ती हुई छवि है, जो बढ़ती हुई आपकी ताकत है, उसको आप कमजोर करने का काम पहले खुद कर रहे हैं। और आपको जो मुकाबला करना है, मुझे लगता है कि जो एटा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, ये जो खास तौर से बेल्ट है इनकी, अच्छी बेल्ट जिसको कहा जाता है, जहाँ इनको बढ़त हो सकती है, तो वहाँ घर के झगड़े इनके इतने हैं कि मुझे नहीं लगता है कि वहाँ ये इन चीज़ों से वहाँ पार पा सकेंगे। तो अब ये ओवैसी और शिवपाल और ऐसे छोटे मोटे और लोग भी, अगर सुभाष पा, ये सब भी अगर मिल गए, तो मुझे लगता है कि वो जो
एटा, इटावा, मैनपुरी और फिरोजाबाद, ये सब जो बेल्ट है, इसमें भी दिलचस्प जो है वो मुझे लगता है मुकाबला फिर हो जाएगा। बहरहाल ये सब अभी ख्याली पुलाव है, मुझे लगता है कि क्या चीज़ें होंगी, सबकी आने वाली स्थिति होगी। बहरहाल अगर समाजवादी पार्टी को सरकार बनानी है तो मुझे लगता है कि मैं जयशंकर जी की बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि अखिलेश यादव को अब जो है घर से बाहर निकलना चाहिए और सीबीआई का डर जो है वो छोड़ देना चाहिए। सीबीआई कुछ नहीं कर लेगी, और जो लोग डरते हैं वो फिर घर में बैठते हैं। ममता बनर्जी को भी डर था सीबीआई का, ऐसा नहीं कि उन्होंने फेस नहीं किया, उनके भतीजे ने भी फेस किया, सबने फेस किया। तो सीबीआई के डर से बाहर निकलें और सड़क पे आकर के चलें, सड़क पे आने का समय है। सीए एनआरसी का पूरा आंदोलन चला और अखिलेश यादव घर से नहीं निकले, मतलब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बिलरियागंज में महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, सब कुछ हुआ, उनका टेंट उखाड़ के फेंका गया, अखिलेश यादव आज तक वहां नहीं पहुंचे। तो मुझे लगता है कि इस डर को निकालना चाहिए और अपना जो आपका वोट बैंक सीधे सीधे दम ठोक के बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी दम ठोक के बात करती है अपने वोट के लिए, सुभाषपा बात कर रही है अपने वोट के लिए दम ठोक करके। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को भी दम ठोक करके बात करनी चाहिए कि हाँ, हमारा वोट बैंक है और हम अपने वोट बैंक की समस्याओं के लिए उसके साथ खड़े हुए हैं। और जो ध्यान केंद्रित करने की चीज़ है जो मुझको लगता है, बाकी हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है और उसके अपने मुद्दे होते हैं, वो अपने हिसाब से तैयारी करती है, उस हिसाब से अपने दांव पे चलती है। मुझको लगता है कि जो कोरोना का जो मिसमैनेजमेंट है उससे ध्यान नहीं हटाना चाहिए, जो कि लोग हटा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उस पर खेलने का काम कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो है अगर बन सकता है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराने का, तो यही मिसमैनेजमेंट का मुद्दा जो है, यही एक मुद्दा है। बाकी और कोई मुद्दा मुझको नहीं लगता है कि उसको हमारे मतलब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हरा सकता है आज की स्थिति में भी। अगर हमारे ये आंकड़े मतलब बदल रहे हैं परिणामों में और बिल्कुल आज की जनता का मूड यही है, तो मैं फिर एक बार कहूँगा कि जनता का मूड, देखिए बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी अकेले मुसलमान के ऊपर नहीं है। अगर अकेले मुसलमान के ऊपर जिम्मेदारी होगी तो अकेला मुसलमान जो 2017 में भी देख चुका, 2019 में भी देख चुका, उससे नहीं हारी बीजेपी और हारेगी भी नहीं। अकेले मुसलमान जो है वो बीजेपी को नहीं हरा सकता है। तो जिनको बीजेपी को हराना है पहले वो अपने वोटर को मजबूत कर लें, वो पहले अपने घर दुरुस्त कर लें, उसके बाद फिर मुसलमान किधर जाता है किधर नहीं जाता है वो सब बात की बातें होंगी। मुझको लगता है मुसलमान जो जाएगा वो वहीं जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा होगा। मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के पैमाने पे ये एक स्थिति शायद नहीं होगी और जहां जो हरा रहा होगा वो स्थिति होगी। और इसीलिए हम जो ये त्रिशंकु हम देख रहे हैं, त्रिशंकु हम इसीलिए देख रहे हैं, जो हमारा ओपिनियन पोल है वो इसीलिए त्रिशंकु देख रहा है कि मुस्लिम वोट एक तरफा जो है वो किसी एक पार्टी को नहीं जा रहा। मुझे लगता है कि ऐसा आभास देगा भी नहीं मुस्लिम वोट को किसी एक तरफा किसी एक पार्टी के साथ जा रहा है। अगर ये मैसेज जाता है कि एक तरफा वो किसी के साथ जा रहा है तो मैं फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को 300 सीटें लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए जो है सबको जो है अपनी पहले सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी से जिनको लड़ना है, जिनको फायदा लेना है। फिर मुसलमान तो लाभार्थी कहीं नहीं है ना, किसी की भी सरकार बन जाए, चाहे भाजपा की बन जाए, चाहे बसपा की बन जाए, चाहे सपा की बन जाए, किसी की बन जाए, लाभार्थी तो वो नहीं है। लाभार्थी तो दूसरे लोग हैं। तो जो लाभार्थी हैं पहले वो अपने वोट बैंक को दुरुस्त करें और आप उसको अपने साथ जोड़ें। और खासतौर से बात वही है कि आपके जो इश्यूज हैं, जो जनता के इश्यूज हैं, उन पे आप कितना स्पष्ट हैं और सड़क को उतर करके आप कितना काम कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखेगा। जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है। मुझे लगता है कि आज की स्थिति में ठीक है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो अगर सरकार में आना है तो हमारे जो ओपिनियन पोल को वायरल करना चाहिए। जी राजीव जी। बिल्कुल, बहुत सटीक आपने बहुत विश्लेषण किया और हमारे साथ बने रहे इस बार।